के नाअहल और नालायक तरीन शख्स को हमारे सिरों पर नाज़रीन, अपोजिशन ने अपनी सियासत के लिए कोरोना फैलाव के तमाम खदशात हवा में उड़ा दिए हैं। रुकावटें, पकड़ धकड़ और मुकदमा सब नाकाम हो गए। अपोजिशन इत्तेहाद मुल्तान में जलसा करने में कामयाब हो गया। तहरीक इंसाफ हुकूमत को सख्त मज़ाहमत का सामना है। मुत्तहिदा अपोजिशन डट चुकी है। कोरोना बढ़ने के खदशात के बावजूद हुकूमत की बात नहीं मानी जा रही। अपने जलसे मनसूख करने पर आमादा नहीं हो रही। क्या मामलात हुकूमत के हाथ से निकलते जा रहे हैं? मुल्क की सियासत क्या रुख इख्तियार करने जा रही है? जब पीडीएम ने मुल्तान में जलसे का ऐलान किया तो हुकूमत ने इसकी इजाजत देने से इनकार कर दिया। शहर की सड़कों पर कंटेनर्स, ट्रक, ट्रॉलीज मुख्तलिफ सड़कों पर लगाकर स्टेडियम जाने वाले रास्ते रोके गए। मुल्तान समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी अपोजिशन कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली कासिम गिलानी को भी गिरफ्तार किया गया। कई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए, लेकिन कोई भी तदबीर अपोजिशन को रोकने में कामयाब न हो पाई। जलसे से पहले अपोजिशन कारकुनों ने धावा बोला और जलसा गाह के गिर्द खड़ी की गई इंतजामी रुकावटें हटा दी। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान तो अपने कारकुनों का तशद्दुद का रास्ता अख्तियार करने का मशवरा देते भी नजर आए। उन्होंने अपने कारकुनों से कहा कि वो तमाम रुकावटें तोड़कर जलसा गाह पहुंचे और अगर रियासत ने ताकत का इस्तेमाल किया तो जवाब भी ताकत से ही दिया जाएगा। अपने तमाम कारकुनों को हिदायत देना चाहता हूं और जहां जहां पर पुलिस या कोई भी कुव्वत रास्ते में आती है उनकी कुव्वत को तोड़ें, उनके घेरे को तोड़ें, उससे आगे बढ़ें और अगर वो डंडा इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी डंडा इस्तेमाल करने की इजाजत है। पाबंदियों के बावजूद अपोजिशन न मानी तो हुकूमत पीछे हटती दिखाई थी। जिस स्टेडियम में जलसा किया जाना था उसके दरवाजे खोलने का हुक्म दे दिया गया, लेकिन अपोजिशन जमातों ने मुल्तान के घंटाघर चौक को ही जलसा गाह में तब्दील कर दिया। ये फैसला किया कि हम अपनी प्यारी अपोजिशन को किसी जगह भी रखना नहीं डालेंगे, रुकावटें नहीं डालेंगे। लेकिन आपने देख लिया कि स्टेडियम के अंदर जलसे करने के दावेदार जो हैं उन्होंने अब सड़कों के ऊपर अपने इकट्ठ करना, फेस सेविंग का सामान इकट्ठा किया है। एक वफाकी वजीर ने तो अपनी हुकूमत की हिकमत अमली पर ही सवाल उठा दिए। फवाद चौधरी ने पकड़ धकड़ और रुकावटों को गैर जरूरी करार ने मुल्तान के घंटाघर चौक को ही जलसा गाह बनाया, जहां मरकजी कायदीन रैलियों की सूरत में आए। आज के जलसे की खास बात यह थी कि इसमें आसिफ जरदारी की बेटी और बिलावल भुट्टो की बहन आसिफा भुट्टो भी शरीक हुई। उसे इनके सियासी करियर का आगाज कहा जा रहा है। इनको लगता है कि हम गिरफ्तारियों से डर जाएंगे, तो ये इनकी भूल है। अगर ये हमारे भाइयों को गिरफ्तार करेंगे तो ये याद रखे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर औरत जिद्दोजहद के लिए तैयार है। मुस्लिम लीग नवाज के नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। हुकूमत कोरोना वायरस के पीछे छुप रही है। कोविड-19 से पहले कोविड-18 को घर भेजना जरूरी है। क्या मुल्तान के अवाम भी मेरे साथ मिलकर उस जज को ढूंढ रहे हैं जिसने इसको सादिक और अमीन करार दिया था? दो सेलेक्टर्स मिलकर पूरी कुव्वत के साथ उस बस को धिक्का लगा रहे हैं, लेकिन वो बस चलने का नाम नहीं ले रही। अपोजिशन के जलसों और इस्तीफा के मुतालबों के बावजूद हुकूमत के बाखबर वजीर कहते हैं जलसों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। उन्होंने इस बात से भी खबरदार किया कि अपोजिशन की सियासत बंद गली में जा चुकी तो हादसा जन्म लेंगे।
पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, इन जलसों से तो इमरान खान नहीं जाने वाला। और लाठी का जवाब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने लाठी से देने का कहा है, ये लाठी नहीं है, ये कानून की अमलदारी है। फजलुर रहमान साहब काफी आगे जा रहे हैं। मैं फजलुर रहमान साहब से यही गुजारिश करूंगा कि बंद गली में मत दाखिल हो। पाकिस्तान में जब सियासत बंद गली में दाखिल हो जाती है फिर हादसात जन्म लेते हैं। शेख रशीद हादसात से खबरदार कर रहे हैं। होने क्या जा रहा है? क्या मामलात हुकूमत के हाथ से निकल चुके हैं? क्या वो अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक का बोझ बर्दाश्त कर पाएंगे? इस सवाल का जवाब हम वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब से थोड़ी देर और तजिया भी लेंगे। इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ थोड़ी ही देर में मौजूद होंगे और हमारे नुमाइंदे वो भी हमें बताएंगे आसिफ बलोच के ये जलसा कितना कामयाब रहा। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन एक और एक्सक्लूसिव स्टोरी है। बाबर आजम पर जिनसी हरासगी का, धोखाधड़ी का, पैसे हिंटने का, शादी का वादा करके जिनसी इस्तेहसाल करने का इल्जाम लगाने वाली खातून हमारे साथ आज के प्रोग्राम में होगी इस वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद हाजिर हैं फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। जैसा बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये क्या हिकमत अमली थी? रोकना है, नहीं रोकना है, जाने देना है तो जाने देना चाहिए था, रोकना है तो फिर कंप्लीटली रोकते। कोई आपको कुछ समझ आया है कि क्या हिकमत अमली थी पंजाब गवर्नमेंट की? अगर आप इसे हिकमत अमली कह रहे हैं तो फिर हिकमत अमली ना होना किसे कहेंगे? नहीं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं ना क्योंकि आपके रोकने से, जो कि आधा अधूरा रोका, उससे इनको हाइप मिल गई, उल्टा आपका नुकसान हो गया। आप चाह रहे थे कि इनको हाइप ना मिलती मगर मिल गई। तो अगर रोकना था तो रोक लेते, या अगर नहीं रोकना था तो फिर शुरू में ये काम करते ही ना। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल दोस्त कह रहे हैं। अच्छा, यानी आप ये समझ रहे हैं कि रोकने वाली हिकमत अमली गलत थी, पंजाब हुकूमत की हिकमत अमली गलत थी? नहीं, लेकिन रोका तो नहीं है ना, ना रोका है ना किया। मुझे तो खुद हिकमत अमली की कोई समझ नहीं आई, इसलिए तो मैंने आपसे ये कहा कि हिकमत अमली अगर ये थी तो फिर ना हिकमत अमली होना किसे क्या कहते हैं। नहीं तो यार चौधरी साहब, इसको मैं आपकी तरफ से पंजाब हुकूमत पर तनकीद समझूं? आप तनकीद कर रहे हैं कि उन्होंने सही तरह से मैनेज नहीं किया इसको? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये तो मुल्तान की ज़िले इंतजामिया का होगा मामला। देखें उन्होंने कैसे किया है, क्या किया है। आई एम श्योर कि पंजाब हुकूमत जो है वो उनके साथ कोऑर्डिनेशन करेगी या बेहतर करेगी। अभी तक तो जाहिर है कि इसमें जो भी तक कोऑर्डिनेशन वगैरह तो जिले इंतजामिया की तरफ से तो मुझे नहीं लगता कि कोई इंप्रेसिव ये। सर देखिए, बिलाखिर हुक्म तो पंजाब गवर्नमेंट का ही चलना था ना सर, जिले इंतजामिया पर भी। आप समझते हैं कि इसको बेहतर अंदाज से हैंडल किया जा सकता था? जाहिर। अच्छा ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो भी कुछ पीडीएम कर रही है, जलसे जुलूस कर रही है, लोग भी आ रहे हैं इनके जलसों में, एक प्रेशर तो बिल्डअप हो रहा है। अब उसके अगेंस्ट आपकी कारकर्दगी, आपकी गवर्नमेंट की कारकर्दगी देखें तो उसमें हमें महंगाई नजर आती है, अनएम्प्लॉयमेंट उरूज पर नजर आती है। ये तो बड़े अहम इशूज और ये कोविड से पहले के इशूज है। तो सर ऐसी सूरत में अवाम इनके साथ निकलेगी अगर, तो आपके लिए मुश्किल खड़ी नहीं हो जाएगी? आप पे प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा? देखिए जी, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह गवर्नेंस के इशूज है। गवर्नेंस के इशूज रहते हैं मुख्तलिफ सूरतों में, कभी एक चीज नहीं है, कभी दूसरी नहीं है। वो एक अलग डिबेट है और उसमें एक अलग बहस है कि ये जो पाकिस्तान में इस वक्त जो बड़े रिफॉर्म्स चाहिए, स्पेशली जो 18th अमेंडमेंट को लेकर के और NFC अवार्ड को लेकर, जब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे, उस पर एक बड़ा आप रिफॉर्म नहीं करेंगे, ये मामला तो चलते रहेंगे। इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। और लेकिन असल बात यह है कि अपोजिशन की जो तहरीक है, जो इमोरल तहरीक है, इसकी ना कोई अखलाकी जवाज है, ना इसका कोई नैरेटिव है। उसमें होता सिर्फ ये है कि हुकूमत और अपोजिशन, जब भी जमहूरियत होती है, आपको रूल ऑफ द गेम्स बनाने पड़ते हैं। ये नहीं हो सकता कि 24/7 जो है आप अपोजिशन से हुकूमत लड़ती रहे और हुकूमत से अपोजिशन लड़ती रहे। सो एक मिनिमम आपको जो गेम प्लान है या रूल्स हैं वो तय करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। जो इतनी ज़्यादा कन्फ्रंटेशन है उससे फिर आपकी इकोनॉमी जो है मुतासर होती है। और कोविड के बाद पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो बाकी दुनिया के ममालिक से बहुत बेहतर है, लेकिन जाहिर है कि आपको एक पॉलिटिकल सर्टेनिटी चाहिए अगर आपने ऐसी चेंज लानी है। लिहाजा अपोजिशन का जो इस वक्त एक नैरेटिव है या बयानिया है जो इमोरल है, उससे कतई नज़र जो बड़े रिफॉर्म्स हैं उनके ऊपर जो है वो बातचीत होना, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बातचीत होना, बाकी चीज़ों पे बातचीत होना ज़रूरी है। और अगर जो लोग अपोजिशन से सवाए अपने केसेस के अलावा बाकियों पे बात नहीं कर
सकते आप उनसे, वो जाहिर है कि उनकी मर्जी है, लेकिन फॉर्म्स के ऊपर बातचीत जरूर होनी चाहिए। अच्छा सर, देखिए एक और बात, इनका एक एजेंडा कह लें या नैरेटिव कह लें जो आवाम को पीडीएम दे रही है, वो है आपकी तरफ से नाकिस कारकर्दगी, जिसमें महंगाई है, मैं दोबारा अर्ज करूंगा, अनएम्प्लॉयमेंट है। अच्छा, ये चीजें परेशान कुन है एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी, जिसके बारे में आप कहते हैं कि वो हमारे साथ खड़ी है, फौज हमारे साथ खड़ी है। सर, अगर ये मामला यूं ही रहते हैं, प्रेशर भी रहता है आवाम का भी, पीडीएम का भी, महंगाई भी बढ़ती रहती है, हालात काबू में नहीं आते, तो आपको लगता है जो आज आपके साथ सेम पेज पे है वो कल को भी सेम पेज पे फिर रहेगा? ये तो नैरेटिव नहीं है इनका जो आपने कहा है। अपोजिशन का नैरेटिव तो ये है कि उनकी तो लड़ाई इमरान खान से है ही नहीं है, उनकी लड़ाई तो इमरान खान को लाने वालों से है, और इलेक्शन जो है वो सही नहीं हुए। महंगाई वगैरह जो है वो तो एक कह लीजिए कि ऐसे ही हांडी में मसाला बढ़ाने के लिए वो बात करते हैं, लेकिन महंगाई वगैरह के ऊपर तो उनका कोई इशू नहीं है, ना ही उन्होंने कभी कोई बात की है। जो प्रॉब्लम है इस वक्त वो ये है कि जो 8 या 10 केस हैं जो कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब पे, जरदारी साहब के ऊपर और फजलुर रहमान साहब की फैमिली के ऊपर ये केसेस हैं, उनका दबाव बढ़ाने का मकसद ये है कि इन मुकदमात में उनको रिलीफ दिया जाए। उस पे वज़ीर आज़म तैयार नहीं है, लिहाजा तमाम तर जो ताने बाने हैं वो इस नैरेटिव के इर्द बनाए गए हैं। बाकी ये कि एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर दबाव डालने की कोशिश करना कि वो न्यूट्रल हो जाएं, या ये कि वो न्यूट्रल होने से उनकी मुराद क्या है? उनकी मुराद ये है कि फौज असल में तो सियासत में मुदाखलत करे, हुकूमत को घर भेजने में मदद करे, फिर इलेक्शन करा के पीडीएम के लोगों को या पीएमएलएन को जो है वो इक़्तिदार में लाए और फिर 5 साल के लिए न्यूट्रल हो जाए। ये छोटी सी ख्वाहिश है पीडीएम की। जाहिर है कि उनका जो मूवमेंट है वो सारे की सारी एक इमोरल मूवमेंट है, गैर इखलाकी मूवमेंट है, उसका कोई जवाज नहीं है, और इसके ऊपर जो मामला जिस तरीके से चल रहे हैं उसमें ये लंबी नहीं चलेगी। ये अच्छा, आप जो दबाव की बात कर रहे हैं पीडीएम डाल रही है रिलीफ हासिल करने के लिए, वो दबाव डालने का फायदा क्या? मतलब आप तो रिलीफ दे नहीं सकते ना, इदारे अपना काम खुद कर रहे हैं, आजाद इदारे जैसे आप कहते हैं, अदालतें काम कर रही हैं, तो वो फिर दबाव किस पे डाल रहे हैं? आपके पास तो गुंजाइश ही नहीं है रिलीफ देने की, तो फिर इनका प्रेशर किस पर है? नहीं, रिलीफ हम क्यों नहीं दे सकते? रिलीफ हुकूमत दे सकती है हमेशा। आज ये जो सारे मुकदमात, ये जो सारे केसेस हैं, ये जो एंटी करप्शन का नैरेटिव है, ये उसका नतीजा है। ये एंटी करप्शन का नैरेटिव जो इमरान खान लेके उठे थे, जो पीटीआई लेके उठी थी, उसके नतीजे में ये मुकदमात बने हैं। इससे पहले तो ये मामला बन गया था कि जी आप कोई बात नहीं है, खाता है तो लगाता भी तो है, और ये वहां से इमरान खान ने इस नजरिए को मुस्तरद किया और वो इसके ऊपर खड़े हुए। अब इमरान खान को अगर इससे पीछे हटा लिया जाए और ये बात आ जाए कि इमरान खान जो है वो इस नजरिए पे कायम नहीं रहे हैं और सिर्फ वो अपने बयानात की हद तक ही पीछे हट जाए, तो ये केसेस ये तो बड़े ताकतवर। लेकिन जो साहब अगर आप रह सकते हैं तो इसका मतलब है कि ऑपोजिशन का ये मुतालबा कह लें या ये उनका बयानिया दुरुस्त है फिर कि आप दबाव भी डाल सकते हैं, रिलीफ देने की पोजीशन में आप हैं, तो इसका मतलब है इदारों पर आप दबाव डालकर इनके खिलाफ मुकदमात भी बनवा सकते हैं, प्रेशर भी डाल सकते हैं, ये सब आप कर सकते हैं। ये इदारे केसेस बनाते हैं जब अवाम का दबाव होता है करप्शन के खिलाफ। अगर आज अवाम का दबाव ना रहे जिसको पीटीआई रिप्रेजेंट करती है, तो जाहिर है कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव खत्म हो जाएगा पीछे, और जब पॉलिटिकल नैरेटिव खत्म हो जाएगा तो इनको जो है वो एनआरओ मिल जाएगा। लिहाजा इनकी जो ये हमारा है तो एक्चुअली पीटीआई की गवर्नमेंट का अभी तक हमारी नाकाम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपके कीमती वक्त का। हमें इरशाद भट्टी साहब, सीनियर तर्जुमान सहाफ़ी इरशाद भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। भट्टी साहब, क्या वाकई ही ये मूवमेंट उतना मोमेंटम अब पकड़ चुकी है कि ये हुकूमत को घर भेजने की पोजीशन में है? मुल्तान में जिस तरह से हुकूमत ने इसको रोकने की कोशिश की, खुद उनके अपने वुज़रा कह रहे हैं आधा तीतर आधा बटेर। मगर रोकना था तो सही तरह रोकते, नहीं रोकना था तो फिर जाने देते, करने देते उनको अपना काम जो उन्होंने अभी कर भी लिया। इस हिकमत अमली की कोई आपको समझ आई है? उतनी आई है जितनी आपको आई है
कि यानी ये क्या करना क्या चाहते थे, कोई समझ नहीं, कोई पता नहीं। देखिए, कोरोना की दूसरी लहर है, बड़ी ख़तरनाक लहर है, और मेरे इर्द गिर्द के कई लोगों की डेथ हुई है जिनकी उम्र 20 से 32 साल के दौरान थी। नंबर 1। नंबर 2, इन्फ्लुएंजा शामिल हो गया। नंबर 3, सर्दियां शामिल हो गई हैं। नंबर 4, हमारा जो हेल्थ का निज़ाम है, जो सिस्टम है, जो आप अस्पताल हैं, मैं 2-3 प्रोग्रामों में पिछले 4-5 दिनों से कहा है, आप ज़रा फ़ोन करके इस्लामाबाद के किसी हॉस्पिटल में कहें कि मुझे कोरोना के लिए एक बेड चाहिए, अगर मिल जाए तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। और लेकिन उधर से जहालत क्या है? जहालत ये है कि मौलाना साहब का मैं क्या करूं, मौलाना साहब इतने वो कहते हैं कि जब आप सो जाते हैं तो कोरोना भी साथ सो जाता है। शाहिद खकान अब्बासी साहब कहते हैं कोरोना जलसों में नहीं फैलता, और एहसन इकबाल साहब कहते हैं कोरोना खुली जगहों पे नहीं फैलता, और फिर कहा जाता है कोरोना की बहानेबाजी ना करो। और आज आसफा साहबा ने कहा, ऐसे वक्त में आई हूँ जब मेरा भाई बिलावल भुट्टो कोरोना वायरस में मुब्तला है। अब बिलावल भुट्टो साहब आ जाते फिर इस जलसे में, क्यों रुक गए हैं? जरदारी साहब भी आ जाते इस जलसों में, क्यों रुक गए हैं? नवाज शरीफ साहब इलाज करवा लेते अगर उनको कोरोना का, हालांकि उन्होंने तो बहाना नहीं किया, लेकिन फिर भी कोरोना क्यों इलाज नहीं कर, डिले क्यों हुआ? कोरोना है। शहबाज शरीफ साहब पेशियों पे क्यों नहीं आ सकते? कोरोना है। इन बाकी सारों को कोरोने लग गए, लेकिन आवाम का कोई दर्द नहीं है। ये कैसी आडट लेस, परफॉर्मेंस लेस जमहूरियत है जिसमें जमहूर का भी कोई नहीं। जमहूरियत ऐसी है कि जमहूर लेस है। तो अब इसमें क्या करना चाहिए था? डंडे मारने चाहिए थे। इसमें क्या करने चाहिए? मुकदमे कायम करने चाहिए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह चुकी है कि इज्तिमात रोके, सियासी पार्टियां लोगों को मरने से रोकें। हुकूमत है कि ना हुकूमत है, ना हुकूमत की रिट है, एक जोफ जिगर की मारी हुई हुकूमत है, एक कमज़ोर सी हुकूमत है। कहीं आप अपोजिशन के गुब्बारे में हवा ना भरी जाए, कहीं वो पकड़े ना जाए, तो वो उनका न कभी क्या करना क्या चाहते हो? या खुली छुट्टी दे दो, फ्री फॉर ऑल कर दो, बनाना रिपब्लिक कर लो, आप भी जल्द से करो हुकूमत, और या अपोजिशन को भी करने दो, और खुल के करने दो, और उस अवाम को भी सत्ते सलाम जो जिनके घर में भूख नंग नाच रही है, महंगाई नाच रही है, कोरोना नाच रहा है, और वो जलसों में नाच रहे हैं। इनको नहीं पता कि ये जो स्टेज पर खड़े होते हैं, इनके बड़े बड़े घर हैं, ये इनकी क्वारंटीन गाहें भी इतनी खूबसूरत हैं कि हमारे तो एक कमरे में 6 बंदे लेटे होते हैं। आधी कौम दिहाड़ीदार है, हम तो एक कोरोना लेके जाएंगे और 6 को लगा देंगे। इनके तो अलग-अलग कमरे हैं, ये तो वीडियो लिंक से खिताब फरमा लेंगे। इनके तो डॉक्टर्स बाहर के हैं, इनके इलाज अस्पताल बाहर के, इनके लिए चार्टर्ड प्लेन्स आ जाएंगे। आपके लिए क्या आएगा? ना नर्स, ना डॉक्टर, ना अस्पताल, ना बेड, ना कुछ। भूख नंग, आप हर जगह धक्के खाते हैं, रोल आपको हर जगह डंडे पड़ते हैं, इसके बावजूद जाते हैं। सलाम है आपको भी, आपकी जो वहां नाचने पहुंच जाते हैं। दूसरी बात है कि इनके जो स्टेज पे चढ़े हुए थे, इनको कोई खौफे खुदा नहीं है कि 1 महीना रुक जाएं। 1 महीने में हुकूमत को क्या, वही फंसी हुई टेप, तकरीरें सुन लें, वही फंसी हुई टेप वो समटाइम वो पुराने ज़माने में कैसेट होती थी ना, वो टेप में फंस जाती थी, दगड़ दगड़ एक ही जगह पे। अगर को दिल तो पागल है तो वो आता दिल तो पागल है, दिल तो पागल है, दिल तो पागल है। कोई नहीं मानते सर वो ये अजीबो गरीब फ्रस्ट्रेटेड है लोग हैं, डिप्रेशन में गए हुए लोग हैं। आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ प्रोग्राम है, और दूसरी तरफ हुकूमत है जिसका जो सुबह कोई फैसला करती। आपको पता चला साईं बुजदार का एक कमजोर वजीर आला लगाएंगे तो उसका क्या रिजल्ट होगा? गुजरांवाला जलसा रिजल्ट होगा, उसका क्या रिजल्ट होगा? उसका मुल्तान वाला जलसा रिजल्ट होगा कि एक चुंडी वड्डो और उसके पीछे भाग जाओ, आगे जाओ, पानी फेंक दो, आगे उन दरवाजों पे वड्डा चाइना दा लाख ला दो। बस ये है इनका। खुदा का खौफ करें, या करने दें या ना करें। आप भी करें, ये भी करें, या बिल्कुल ना करें। ये क्या एक मजाक बनाया हुआ है। और आप क्या समझते हैं भट्टी साहब कि क्या इसको जरा थोड़ी सख्ती के साथ गवर्नमेंट को अपनी रिट इंप्लीमेंट करनी चाहिए थी? क्या लीडरशिप को अरेस्ट किया जाता पहले से ताकि जलसा हो ही ना पाता? ये राय देते हैं आप? सर मैं कह रहा हूं डंडे मारें, सड़कों पे लिटा के डंडे मारें इनको।
जो और इनको इनके लिए अदालतों से रिक्वेस्ट करें, इनको जब तक कोरोना जमानतें ना हो सी कैटेगरी जेलों में रखें, इनको बैरकों में रखें, वहां जहां 20-20, 25-25, 30-30 लोग हैं उनमें शामिल करें। इन कोई सब खुदा का खौफे खुदा करें। आप यानी इनका लॉजिक क्या है? इमरान खान लॉकडाउन लगा दे, ओ खुदा के लिए इमरान खान लॉकडाउन क्या लगा? ये कौम भूखी मर रही है, शादी पे SOPs, बाकी सारे तालीमी इदारे बंद, उसके अलावा दफा 44 इस्लाम 144 इस्लामाबाद में मास्क आपने पहनना है, शॉपिंग हॉल SOPs, बाकी सारे SOPs आपका नहीं है। ये इधर जलसों में नहीं है, जलसों में खुली यानी इसका मतलब है जो जत्था लेके आए, यानी कोई अब अगर कोई शादी हाल वाले हैं वो जत्था लेके आए वो भी अपनी बात मनवा लेंगे, ताजर जत्था लेके आए वो भी अपनी बात मनवा लेंगे, स्टूडेंट जत्था लेके आए वो भी अपनी बात मनवा लेंगे। ये जत्थों का मुल्क हो गया है, बनाना रिपब्लिक हो गया है। या फ्री फॉर ऑल कर दें कि मेहरबानी जो करना है करें, या फिर एक जगह रेड लाइन करें। और दूसरी बात यानी अब क्या हुकूमत ये सिर्फ ये ट्विटर खेलेगी? सुबह से निकलते हैं ट्विटर खेलते हैं, धमकियां देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? किधर थी पंजाब हुकूमत, किधर थे सारे? हाँ, वो कासिम गिलानी साहब और वजीर आजम साबिक वजीर आजम यूसुफ गिलानी साहब मेज़बान थे इसके। ये 13 जून दिन 2 बजे कासिम गिलानी साहब ने एक ट्वीट किया, शुक्रिया इमरान खान और नैब कि आपने मेरे वालिद को कोरोना लगा दिया और मेरी वालिद की ज़िंदगी ख़तरे में डाल दी। आज मैं उनके दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, गिलानी साहब का और कासिम गिलानी साहब का, कि शुक्रिया आज आपको कोरोना नज़र नहीं आया, लोगों को उधर जो इतने बुला लिया था। ये कैसे लोग हैं? ये क्या करना चाहते हैं? ये इनके अवाम में दर्द है। किस लिए, क्यों करना चाहते हैं ऐसा? क्या हुकूमत भागी जा रही है? क्या हालात भागे जा रहे हैं? किधर चले जाएंगे? सारे आपके मौजूद हैं, आप कर लेंगे। लोगों का कोई दर्द नहीं है, रत्ती बराबर भी दर्द नहीं है। मुझे ये बताएं सर, हुकूमत जो इनको इजाजत दे देती है बिलाखिर जलसा करने की, शुरू में कहती है नहीं नहीं, बाद में मान जाती है, ये क्या, ये कोई पॉलिटिकल स्टंट है? क्योंकि हमने तो ये देखा है हर दफा इजाजत देने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और कहते हैं देखा इतने से बंदे आए, बिल्कुल छोटा सा मजमा था, हम ना कहते थे लोग नहीं आएंगे। तो क्या ये ऑपोजिशन के जलसों को एक्सपोज करने के लिए उनको परमिशन दी जाती है? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, फिर मैं बात वो कर रहा हूं, हम दूसरी तरफ निकल जाते हैं। खुदा के लिए जलसे, इमरान खान साहब से बड़े जलसे तो कोई नहीं ना कर सकता। जब वो धरने में थे, 126 दिन का धरना भी था, जलसे भी थे। मौलाना साहब ने बड़े जलसे किए पेशावर में, जमात इस्लामी के जलसे हो रहे हैं, ये अभी GB में कितने बड़े बड़े जलसे, उनका रिजल्ट क्या निकला? जलसों का इशू नहीं है जलसे। मेरा कहने का मकसद है कि या हुकूमत अगर उसमें इतनी कोई नहीं है, मीडिया पे आके वो लड़ाइयाँ लड़ते हैं, धमकियाँ देते हैं, ट्विटर पे धमकियाँ देते हैं, बाकी देते हैं, या रोक ले या इजाज़त दे ले। ये दरमियान में क्या ताले लगा देना, पानी छोड़ देना, फलाना कर देना, ये कर देना, वो कर देना, ये मजाक है। हाँ। ये आप यानी ये किसके साथ मजाक कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक, रोके तो प्रॉपर तरीके से रोके, नहीं रोकना तो फिर इजाजत दे दे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इशाल भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब आगे बढ़ेंगे नाज़रीन। कौमी क्रिकेट का सितारा इस वक्त एक ऐसे स्कैंडल की जद में आ चुका है कि ना उगले चैन ना निगले चैन। हम बात करेंगे उस खातून से जिसका क्लेम है कि बाबर आजम ने उसके साथ धोखाधड़ी की, उसका माल खाया और उसको जिनसी तौर पर इस्तेमाल भी करता रहा। ब्रेक के बाद नाज़रीन, तीनों तर्ज की क्रिकेट के टॉप 5 में शामिल होने वाला शख्स, बल्लेबाज, कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान को इस वक्त संगीन इल्जामात का सामना भी है। जिनसी ज्यादती, शादी का झांसा, तशद्दुद, धोखाधड़ी, माल बटोरने का इल्जाम जो है वो उस पर लगाया जा रहा है। बाबर आजम पर इल्जामात लगाने वाली खातून अपनी दरख्वास्त लेकर अदालत भी पहुंच चुकी है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुकी है और लाहौर की सेशन कोर्ट ने जो है वो इस अदालत ने इनके खिलाफ दरख्वास्तों पर एक नोटिस भी जारी कर दिया है। बाबर आजम पे जो इल्जामात लगाए गए हैं नाज़रीन वो बहुत संगीन है। ये खातून जिनका नाम हामिजा मुख्तार है, वो ये कहती है कि बाबर आजम इनके पैसों पे पलता रहा,
बाबर आजम ने इनका जिनसी इस्तेहसाल भी किया। बाबर आजम ने शादी का झांसा देके उस खातून को घर से भगाया और घर से भगाने के बाद ऐसी ऐसी हालत में रखा कि वो खातून बयान नहीं कर सकती, यहाँ तक कि इस खातून को अपना हमल तक ज़ाया करवाना पड़ा क्योंकि बाबर आजम उसको मारता था, उस पर तशद्दुद किया करता था। ये तमाम इल्ज़ामात ये खातून अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगा चुकी है। लेकिन इन इल्ज़ामात में कितनी सदाकत है? कानूनी तौर पे अगर इस खातून के तमाम इल्ज़ामात साबित भी हो जाए नाज़रीन, तो क्या बाबर आजम को सज़ा हो सकती है? किस तरह की सज़ा हो सकती है? इसी खातून के जो कानूनी वकील हैं वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी पूछेंगे। कुछ सवालात हैं नाज़रीन, वो सवालात आज के शो में उठाए जाएंगे जो कि अबहाम क्रिएट करते हैं हमीज़ा खातून के सवालात, उनके क्लेम्स पर। वो क्लेम्स क्या हैं? सबसे पहले एक बड़ी अहम चीज़ है, वो है कि बाबर आजम ने उनके साथ शादी का वादा किया और शादी का वादा करके उनको घर से भगा लिया। उस वक्त बाबर आजम की उम्र क्या थी, ये भी आज की शो में इस सेगमेंट में आपको बताएंगे कि क्या बाबर आजम बालिग थे या नाबालिग थे, क्या उनका शनाख्ती कार्ड बना हुआ था कि वो किसी खातून को भगा ले जाते और बाद में कोर्ट में जाके शादी कर लेते। इसके बाद खातून का एक और बहुत ही अहम क्लेम वो ये है कि लाखों नहीं करोड़ों रुपए इस खातून ने बाबर आजम पर लगाए। महाना 30 से 40 हजार कमाने वाली खातून किस तरह से करोड़ों रुपए किसी शख्स पर लगा सकती है? उसके पास इतना पैसा कहां से आया? अगर मान लिया जाए कि 70 लाख रुपया कर्ज का सूद अदा किया तो एक 30 से 40 हजार कमाने वाले शख्स को, खातून को, कोई इतनी बड़ी रकम कैसे देगा? ये सवालात, इससे मिलते जुलते और बहुत से सवालात आज के शो में हम करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हमीज़ा मुख्तार साहब, जिनका इल्ज़ाम है कि उनको झांसा देकर जो है वो माज़रत के साथ हामिज़ा मुख्तार साहिबा ने, जिनका इल्ज़ाम है, और तौकीर खलील साहब वकील हैं हामिज़ा के। बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर साहब आपका भी। अच्छा हामिज़ा, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, आपने कहा था कि 2011 में आपको शादी का झांसा देकर घर से भगा कर लेकर गए बाबर आजम। सवाल यह पैदा होता है, उनका आईडी कार्ड जो है बाबर आजम का इस वक्त मेरे सामने है कि 15 अक्टूबर 1994 को बाबर आजम पैदा हो रहे हैं। 2011 में उनकी उम्र बमुश्किल 16 या 17 साल बनती है। आईडी कार्ड बनता है 18 साल की उम्र में। तो ये बताइए, इस उम्र में तो कोर्ट मैरिज हो नहीं सकती थी। अच्छा, अगर आप बाबर आजम के हम उम्र हैं या उनसे छोटी भी हैं तो फिर तो आप भी माइनर थी, नाबालिग थी, आपकी भी आईडी कार्ड नहीं बना हुआ था, आपकी शादी भी नहीं हो सकती थी। तो फिर किस तरह आप मान गई कि हाँ चलो आओ कोर्ट मैरिज करते हैं, हालांकि आपको पता था कि आप दोनों नाबालिग हैं? जी सर, उस दौरान बाबर आजम का आईडी कार्ड बना हुआ था, मेरा आईडी कार्ड नहीं बना हुआ था। बाबर आजम का 2011 में आईडी कार्ड था और आईडी कार्ड के मुताबिक आप भी समझते हैं कि इसमें फिर अदारा जवाबदार मैं नहीं हूँ, क्योंकि 18 साल की एज में एक इंसान का आईडी कार्ड बनता है। बाबर आजम का 2011 में आईडी कार्ड था। दूसरा आईडी कार्ड उसने दोबारा एक बनाया था, वो उसने बनाया था 2014 में। 11 में बाबर आजम का आईडी कार्ड था। ये अदारों का काम है कि वो इस चीज की वेरिफिकेशन करें। ठीक है, यानी कि उनके रिकॉर्ड के मुताबिक वो 2011 में 18 के नहीं थे, मगर आप ये कह रही हैं कि उसके बावजूद भी उनका आईडी कार्ड था। 2014 में दोबारा उन्होंने आईडी कार्ड बनवाया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और कंफ्यूजन है, मुझे ये भी बताइएगा आप हामिज़ा, कि आपने ये कहा कि आप उन पर पैसे खर्च कर चुकी हैं, एंड आई एग्री, आप पैसे डिमांड नहीं कर रही हैं, ना आपका वो मकसद है, मगर एक क्लेम तो आपका है कि आपने उन पे लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च किए। 70 लाख तो आपने सिर्फ सूद अदा किया। आपने खुद बताया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप बमुश्किल 30 से 40 हजार रुपया कमाती थी। तो 30 से 40 हजार कमाने वाला शख्स किस तरह से किसी पे लाखों जो है वो कर सकता है? मैं लेट्स से अगर मैं कैलकुलेट भी करूं, 4 साल में अगर आप 40,000 रुपया बगैर किसी और काम पे खर्च किए जमा करती रहती हैं, तब भी ये मुश्किल जो है वो 28 लाख रुपया बनता है। 70 लाख तो फिर भी सूद का नहीं बनता। तो लाखों करोड़ों पर आपके पास, आपने कहां से खर्च कर लिया उस पर? देखिए सर, मैंने ये बात की है कि स्टार्टिंग में जब मैं बाबर के साथ गई थी, बाबर मतलब मुझे लेकर जब गया था, उस दौरान मैंने पहले नौकरी की थी, बाद में मैंने अपना एक पार्लर बनाया था। पार्लर
पार्लर में मेरी बहुत अच्छी अर्निंग होती, मैं एक दिन में 30 से 35-40 हजार रुपया कमाती थी। मैंने ये सबके आगे बात रखी है कि मेरा एक दिन की मेरी इनकम इतनी थी। और आप अंदाजा लगा ले, एक फर्द घर में अगर अकेला बैठा तो उसके कितने अखराजात होंगे, ऑफकोर्स उसकी सेविंग ही होगी। तो उस मुताबिक जितना मैं अर्निंग करती थी, क्योंकि देखिए जी दोनों तरफ से बराबर की मोहब्बत थी, मुझे भी थी, बाबर को भी थी, और उस हालात में जो भी बाबर के एक्सपेंस होते थे मैं सारे उसके पूरे करती थी। अच्छा, अब एक कंफ्यूजन और दूर कर दें, ठीक है? मैं आपके जवाबात को, यहाँ पे वकील साहब बैठे हैं, उनका तो काम है, मैं आगे से क्रॉस क्वेश्चनिंग इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास इस वक्त वेरीफाई, आपके क्लेम्स को वेरीफाई करने का कोई और जरिया नहीं है सिवाय आपकी जुबान पर एतबार करने के। अच्छा, बाबर आजम 2009 से 2012 तक वो पाकिस्तान की अंडर 19 टीम का हिस्सा थे। फिर 10-11 में उनका ज़राई तरक्याती बैंक में से मुआहदा हुआ, वो उसकी तरफ से खेलने लग गए। फिर उन्होंने अपना पहला फर्स्ट क्लास मैच खेला 2010 में ज़राई तरक्याती बैंक की तरफ से, नेशनल बैंक की तरफ से भी खेलते रहे, इस्लामाबाद लेपर्ड की तरफ से खेलते रहे। मतलब एक बंदा जो है वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे खेल रहा था, और ये तमाम प्लेटफॉर्म्स पे करते हैं, अच्छा खासा पे करते हैं। उसके बावजूद भी ये आपसे पैसों की डिमांड करते थे, हालांकि खुद भी कमा रहे थे अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। देखिए मेरी बात सुने सर, मैं इस चीज पे मुझे नहीं पता कि उनकी अर्निंग उस दौरान क्या थी। ये मुझे मालूम है कई मरतबा मैं बाबर के साथ माल रोड के पास एक बैंक था ZTBL, उसके अंदर कई मरतबा मैं उनके साथ जाके उनकी सैलरी हर मंथ लेती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं उनसे पूछा कि आपकी कितनी सैलरी, और वो सैलरी वो मुझे नहीं देते, वो अपने घर देते थे। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद बाबर आजम के पास अपने इस्तेमाल के लिए 2015 तक एक 500 रुपया भी उसकी जेब में नहीं होता था, एक 500 रुपया भी। कई मतलब वो मेरे ड्राइवर जो जिस दौरान मैं अपने घर चली गई हूँ, ये 16 की बात आपको मैं बता रही कि वो कई मतलब मेरे ड्राइवर से एक सिगरेट पीने के लिए भी पैसे लेता था। एक सिगरेट जो होता ना वो भी मेरे ड्राइवर का वो यूज करता था। बहन मुझे ये बताइएगा, क्या ये तमाम चीजें जो आप जिससे आप गुजरे हो, आई नो इट मस्ट बी वेरी पेनफुल फॉर यू, और स्पेशली वो पार्ट जहां पर आपको आपका हमल जाया करवाया गया, विच इज अ वेरी स्केरी थिंग। किसी भी औरत के लिए उसका बच्चा अगर मिसकैरेज भी हो जाए तो बड़े अरसे ट्रॉमा में रहती है, चे जाए कि उसका हमल जाया करवाया जाए। अच्छा, ये पार्ट जो है ये कैसे हुआ? मतलब आपको धोखे से लेकर गए उस डॉक्टर के पास, उस जगह पे? क्या आपने उससे सवाल नहीं पूछा कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, ये क्या करवाने लगे हो तुम मेरे साथ? सर वो इस तरह हुआ था कि बाबर आउट ऑफ सिटी में था। जब उसको मालूम हुआ तो बाबर ने किसी दोस्त ने उसको रेकमेंड किया कि जी इसको कोई मेडिसिन दे देते हैं, क्योंकि बाबर को ये इल्म था कि टाइम ज्यादा हो चुका हुआ है। तो बाबर को जिसने मेडिसिन का रेकमेंड किया था, बाबर ने आए आके मुझे 2 टैबलेट्स थी, मुझे कहते ये आप खा लें। मैंने इस चीज से इनकार कर दिया क्योंकि मेडिसिन खाने से, शुरू से किसी भी किस्म की मेडिसिन हो मुझे बहुत मतलब मैं खतराती हूँ। तो बाबर ने मुझे बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया, काफी लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़ाई झगड़े के बाद मारा उसने मुझे, बहुत ज्यादा मारा, इतना मारा कि मुझे फिर एक निजी हॉस्पिटल थे वहां पर मुझे लेके जाना पड़ा। हमसाई भी साथ गई थी जो थी उस मोहल्ले में, तो वो हमसाई मेरे साथ गई है। डॉक्टर ने जब पूछा कि जी इसको क्या हुआ, इस कंडीशन में है ये, तो ये वो इस तरह बात को कवर अप किया जी, बात को कवर अप किया। और फिर वापस घर आके बाबर ने सिर्फ यही मुझे एक बात बोली थी कि अगर तुमने यहाँ पे रहना है तो जिस तरह मैं तुम्हें समझाऊंगा तुमने उस तरीके से चलना है, अब तुम ये कर लो। मतलब बहुत ज्यादा मजबूर कर दिया, बेबस कर दिया, जिस बुनियाद पे फिर मुझे बाबर के साथ अगले दिन सुबह जाना पड़ा। तकलीफ थी क्यों नहीं थी सर, बहुत तकलीफ थी। मैंने जो पेन और तकलीफ और ज्यादती बर्दाश्त की। I totally understand. It's a very hard time for any woman, for any girl. अमिसा बेटा मुझे ये बताएं बाप कि आपको लगता है कि अब जो आप पब्लिक हो गई हैं अपने क्लेम को लेकर के, बिल्कुल आप अवाम के सामने आके आपने तमाम हकीकत बता दी है जो आपकी हकीकत है, अभी बाबर आजम की हकीकत आना बाकी है, तो इसके बाद आपको लगता है बाबर आजम उसके बावजूद भी आपसे शादी करेगा? अभी भी आप शादी करना चाहेंगी ऐसे आदमी से? नहीं, मैं नहीं करना चाहूंगी। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि वो बहुत ज्यादा ज्यादती बर्दाश्त की है। लोग
सर वक्त मैं चाहती थी, मैं ये समझ रही थी कि शायद यहाँ तक आकर शायद बाबर को कहीं शर्म महसूस हो जाए कि मैं ज्यादती करूं, लेकिन आज जितनी मेरे ऊपर तनकीद होगी है, उस तनकीद को देख के मैं इस हद तक, ये मेरे लिए कोई सस्ती शोहरत नहीं, ये मेरे लिए एक जिल्लत है। मेरे लिए ये जिल्लत और जिल्लत का जिम्मेदार सिर्फ बाबर आजम है, कोई आम शख्स नहीं है। बाबर आजम है इस जिल्लत का। जी तनकीद कौन कर रहा है आप पे? तनकीद सारी दुनिया कर रही है। लोग कह रहे हैं जी ये सब ड्रामा है, सस्ती शोहरत है। लोग ये कह रहे हैं कि कोई जासूस है, जस्ट फॉर मनी है, ये है वो है। आप समझ सकते हैं कि दुनिया का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जब कोई औरत इंसाफ लेने के लिए बाहर निकलती है, उसको इसी तरह, कोई भी औरत हो, मैं नहीं कोई भी औरत हो, उसको इसी तरह तनकीद का निशाना बनाया जाता है। ज्यादती तो सर मैंने इतने साल पहले भी बर्दाश्त की थी, और आज मैं क्यों बर्दाश्त करूं? आज सिर्फ मैं, एक ही मेरा मौकफ है जस्टिस। और ये बात, कोर्ट कचहरी में जाना खाली कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, वहां पे सजा भी होती है। इंशाल्लाह मुझे पता है कि इसको सजा मिलेगी और मुझे इंसाफ मिलेगा। तो हामिजा मुख्तार अब क्या चाहेंगी? अब क्या आप अपना पैसा वापस चाहेंगी? शादी करना चाहेंगी? आप शादी भी नहीं चाहती हैं, पैसा भी नहीं चाहती हैं उससे, तो अब चाहेंगी क्या अब आप? जो ज्यादती हुई है वो उसको सजा मिले, जो उसने मेरे साथ किया है। देखिए सर, मेरा और उसका मौकफ जब स्टार्टिंग में था, हमारा तो सिर्फ यही मौकफ था कि हमने इकट्ठी जिंदगी गुजारनी है। अब वक्त गुजरते 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 उसने अपने आप को जिस तरह चेंज किया, वो उसका अपना माइंड था। मैं उस चीज पे नहीं, मेरी तो सोच वहां पर ही थी ना। मेरा इतना स्ट्रगल और कॉम्प्रोमाइज और इतनी तकलीफ लेने का फायदा ये हुआ कि आज वो खुद कहीं और निकल गया, मुझे जलील कर गया। बदनाम तो सर मैं उस टाइम भी इतने लोगों के सामने थी, बदनाम ही थी ना। लोग आज मुझे ये बात कर रहे हैं कि तब ये उसके साथ फिरती थी। बदनामी मेरे लिए तब थी, आज नहीं है। आज मैं इंसाफ के लिए खड़ी हुई हूँ। अच्छा तो साहब, आखिर में मुझे बताइएगा सर, क्या हो क्या सकता है? क्या रेमेडी है? क्या डैमेजेस क्लेम हो सकते हैं? पहले तो जी हमने जो पिटीशन फाइल की हुई है वो फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेट हो। एफआईआर क्या आप धोखाधड़ी, दगाबाजी, क्या मतलब क्या क्लेम है? 493A जो है वो डील करता है वही झांसा दे के नाजायज तल्लुकात। ठीक हो गया। उसके बाद इस्तिकाते हमल की 338 है। ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें एफआईआर के बाद इनका मेडिकल होएगा जी, कि जो प्रूव होएगा कुछ हुआ भी कि नहीं हुआ, जिनसी तल्लुकात थे या नहीं थे। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके सामने हैं इनकी फ्रांसिक होएगी। ठीक है जी। फ्रांसिक के बाद फिर एविडेंस कोर्ट में आएंगी। अच्छा, अगर केस प्रूव होता है तो फिर ही मामला सजा की तरफ जाए। क्या सजा हो सकती है वैसे? कानून क्या कहता है इस हवाले से? मैक्सिमम या मिनिमम क्या सजा? जो 3 ईयर पनिशमेंट है वो 338 में है जी। अच्छा, ठीक। और जो 493A है वो 25 ईयर मैक्सिमम पनिशमेंट है। लेकिन ये कोर्ट का व्यू है कि उसमें 1 साल दे दे, 2 दे दे, वो तो कोर्ट सिवियरिटी देखते हुए जी, वो बिल्कुल ठीक है। तो अगर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हामिजा कि आपने वक्त दिया। अगर आप चाहें तो इस हवाले से बाबर आजम, अगर आप चाहें तो उनके लिए प्लेटफॉर्म खुला है, वो भी इस पर आके अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। जो इल्ज़ामात खातून ने लगाए हैं उनका वो जवाब दे सकते हैं। दे आर मोस्ट वेलकम। आगे बढ़ेंगे ना। स्मगलिंग मुल्क की मईशत के लिए नासूर है। अशिया की किल्लत हो जाती है, कीमतों में नाजायज इजाफा होता है, इसका बोझ आवाम बर्दाश्त करते हैं। अशिया की खरीदो फरोख्त से जो रकम हुकूमती खजाने में जानी चाहिए वो नहीं जाती है। खजाना खाली होता है तो हुकूमती अखराजात पर जद पड़ती है। रोजनामा एक्सप्रेस ट्रिब्यून की जनवरी 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 11 अशिया के स्मगलिंग से पाकिस्तान में हर साल $2.5 अरब से ज्यादा का नुकसान होता है। ये रकम पाकिस्तानी रुपयों में 432 अरब रुपए से ज्यादा बनती है। हाई स्पीड डीजल गाड़ियों के पुर्जे, टायर्स, चाय, मोबाइल फोन, टेलीविजन सेट्स, गारमेंट्स और सिगरेट समेत 11 अशिया गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान लाई जाती है। सिर्फ ऑयल स्मगलिंग की मद में पाकिस्तान को 60 अरब रुपए सालाना का नुकसान होता है, जबकि मुल्क में सिगरेट की गैर कानूनी तिजारत से मुल्क की खजाने को 80 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंच सकता है। माली साल 2019-20 में पाकिस्तान
को सिगरेट इंडस्ट्री से 114 अरब रुपए का टैक्स जमा हुआ था और अगर मार्केट में फरोख्त होने वाली तमाम सिगरेट को टैक्स नेट में ले आया जाए तो हुकूमत को 200 अरब रुपए का टैक्स मिल सकता है। इस टैक्स चोरी की वजह से मुल्क की खजाने को भी नुकसान हो रहा है और इन सिगरेट ब्रांड्स को भी नुकसान हो रहा है जो हुकूमत को टैक्स अदा करते हैं। पाकिस्तान में हर साल 80 से 85 अरब सिगरेट फरोख्त होते हैं। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में गैर कानूनी सिगरेट की खपत 37% है और हर साल गैर कानूनी सिगरेट की फरोख्त में 6% इजाफा हो रहा है और टैक्स अदा करने के बाद किसी भी सिगरेट के पैकेट की कीमत 63 रुपए से कम नहीं हो सकती, जबकि स्मगल शुदा सिगरेट मार्केट में 20 से 25 रुपए में मिल जाते। तंबाकू नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह है और इसकी आदत से जान छुड़ानी चाहिए, लेकिन यहां बात आदत की नहीं हो रही है बल्कि मईशत की हो रही है। टैक्स लगाना जरूरी है लेकिन टैक्स को सख्ती से नाफिज करना इससे ही ज्यादा जरूरी है। जब तक गैर कानूनी सिगरेट ब्रांड्स पर पाबंदी आयद नहीं की जाएगी मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचेगा। बात करेंगे सीनियर सहाफी और इस मौजू पर रिसर्च करने वाले सहाफी उमर कुरैशी। उमर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, किस तरह से टैक्स का एक बहुत बड़ा चंक निकल जाता है इस इंडस्ट्री से, वो पहुंच नहीं पाता हुकूमत में, ये लूप होल कहां पर है? सिगरेट में टैक्स एवेजन 3-4 किस्मों की होती है। एक तो होती है कि जो स्मगल्ड शुदा सिगरेट आते हैं बाहर से, उन पे कोई टैक्स अदा नहीं किया जाता। दूसरी ये होती है कि आपके जो काउंटरफिट सिगरेट्स होते हैं, जो जाली सिगरेट तैयार किए जाते हैं, वो इधर बेचे जाते हैं, उन पे भी कोई टैक्स नहीं होता। और तीसरी होती है कि आपके ना स्मगल्ड है ना काउंटरफिट है, बल्कि एक्चुअल सिगरेट ब्रांड्स जो लोकल है, जो लोकल बनते हैं, उन पे कोई टैक्स नहीं अदा किया जाता और वो भी इधर उनकी बहुत सेल होती है। और तकरीबन एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 45 से 50 अरब रुपए सालाना नुकसान होता है कि टैक्स रेवेन्यू जो पे। जी, तो पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है सर मजमूई तौर पे? यहाँ पे मेरे पास जो फिगर्स हैं उसके मुताबिक 300 बिलियन एवरी ईयर हम लूज कर रहे हैं उमर साहब। और ये इंडस्ट्री, टोबैको इंडस्ट्री जो है, ये एक हाईएस्ट टैक्स पेइंग इंडस्ट्री है। तो वो लूप होल कहां पर है उमर साहब जहां से टैक्स इवेजन हो रही है? जी, टैक्स इवेजन वहां पे हो रही है जो आपके जो स्मगलिंग होती है सिगरेट्स की, और जो जाली सिगरेट बिकते हैं, और जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बनाते हैं सिगरेट और उनको टैक्स उस पर वो देते नहीं है। तो जाहिर बात है गवर्नमेंट की थोड़ी सी जरा फेलिंग है, FBR की भी शायद थोड़ी सी फेलिंग है कि वो इनको चेक नहीं करते और इन पे टैक्स लागू नहीं करवाते। जो मेन आपके जो 2 कंपनीज हैं वो तो टैक्स दे रही है, वो तो डॉक्यूमेंटेड हैं, लेकिन ये जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है इस इंडस्ट्री का, ये गवर्नमेंट की पहुंच से शायद बाहर है या क्या रीजन है मुझे नहीं पता। इनमें जो कुछ लोग शामिल हैं वो भी आपकी रूलिंग पार्टी से उनका ताल्लुक रखता है कुछ लोगों का, और कुछ लोगों के बहुत अच्छे कनेक्शंस भी हैं। तो आपको पता है कि फिर पाकिस्तान में क्या होता है। अच्छा, जब आपके अच्छे कनेक्शन हो। एग्जैक्टली। अच्छा उमर साहब, देखिए आपकी बात ठीक है। यहाँ पे मैं एक दफा दोबारा नाज़रीन के लिए कि हम प्रमोट ये नहीं कर रहे कि आप सिगरेट पिए या तंबाकू नोशी जो है वो अच्छी चीज है, मगर अगर तंबाकू नोशी यहाँ पर है, अगर सिगरेट बन रहे हैं, सिगरेट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो उन पे टैक्स लागू है। वो टैक्स तो कम से कम कौमी खजाने में जाना चाहिए ना। तो सर आप मुझे बताइए कि आप सजेस्ट क्या करेंगे, क्या ऐसा होना, कौन से मेजर्स ऐसे लेने चाहिए कि हम ये जो चोरी हो रही है टैक्स की उसको रोक सकें? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें मैं एक एग्जांपल भी दे दूं कि इतना लॉस होता है सालाना टैक्स का कि आप तकरीबन 63,000 स्कूल बना सकते हैं मुल्क में। कहा कि अगर कोई इंडस्ट्री है लीगल तो उस पर टैक्स जरूर होना चाहिए। कोई नहीं कह रहा कि सिगरेट्स आप पिए या जो भी है। और दूसरी बात ये कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि काफ़ी मेजर्स लिए जा सकते हैं। बेसिकली यही है कि गवर्नमेंट को और FBR को अपनी रिजॉल्व और विल दिखानी पड़ेगी कि जो भी इलीगल काम हो रहा है, स्मगलिंग का, काउंटरफेट का, जो भी लोकल मैन्युफैक्चरर जो टैक्स नहीं दे रहे उनको चेक करें, उनसे वो टैक्स लें। इसका पूरा सिस्टम एक होता है बहुत डिटेल, उतना तो मैं नहीं जाऊंगा डिटेल में, लेकिन एक ट्रेस सिस्टम होता है जिससे वो पूरी मेजर करते हैं कि कितने सिगरेट्स लोकली बन रहे हैं और कौन बना रहा है और कितने टैक्स इस पे हो रहा है, कितना नहीं हो रहा। कभी कभी ये होता है कि रेट्स होती हैं वो लेकिन बहुत ही ऑन द फेस ऑफ इट होती हैं, कॉस्मेटिक रेट्स होती हैं, उससे ज्यादा कोई असर नहीं पड़ता।
तो गवर्नमेंट का रिजॉल्व और FBI का रिजॉल्व और उनकी एजेंसी का रिजॉल्व इसमें बहुत जरूरी है। और हमको सबको पता है कि गवर्नमेंट में मतलब पाकिस्तान में सिर्फ सिगरेट की स्मगलिंग नहीं होती, और भी बहुत चीजों की स्मगलिंग होती है, काउंटरफेट चीजों की। तो उसमें फिर लॉ एनफोर्समेंट का गैप उनको प्लग करना जरूरी है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है उमर साहब, मैं हैरान हूं। देखिए, हमारे रेवेन्यू टारगेट्स पूरे नहीं हो पाते और इतनी आसानी से ये ऐसे लोग हैं इलिसिट ट्रेड करके या टैक्स एवेजन करके बच निकलते हैं। हालांकि ये पैसा अगर हमारे कौमी खजाने में जाए तो हमारे रेवेन्यू टारगेट्स भी पूरे हो जाएं। अच्छा, रिटेल की हद तक तो टैक्स रिडक्शन हो जाता है, मतलब अगर मैं जाके कोई सिगरेट का पैकेट खरीदता हूं रिटेल की हद तक तो मैं टैक्स पे कर दूंगा, तो फिर ये क्या अब दुकानदार के आगे या मैन्युफैक्चर के एंड पे वहां पे टैक्स एवेजन होती है? जी, बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि एक पॉइंट है कि इसमें कुछ रिटेल पे अगर आप जाएंगे तो जो आप सिगरेट्स लोकली खरीदेंगे, जो लोकल कुछ ब्रांड्स हैं, उन पे भी टैक्स अदा नहीं किया होता, क्योंकि उनकी कीमत जो गवर्नमेंट की मिनिमम प्राइस है उससे भी कम होती है। उससे कम कैसे हो सकती है? वो तब हो सकती है जब वो लोकल मैन्युफैक्चरर उस पर टैक्स नहीं कोई पे कर रहा। तो ये भी है कि एक्चुअली रिटेल लेवल पे भी जो सिगरेट्स बिकते हैं उन पर टैक्स अदाशुदा नहीं होता काफी हद तक। ठीक है उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन, आलमी खुफिया एजेंसियां कितना घिनौना किरदार अदा करती हैं, किस तरह कत्लो गारत की जाती है, तबाही मचाई जाती है, किस तरह दूसरे ममालिक में कार्रवाइयाँ की जाती हैं। इसकी एक ताज़ा मिसाल एक बार फिर ईरान में सामने आई है। पहले पुरस्कार किस्म के वाक़यात हुए, कभी बंदरगाह पर खड़े जहाज़ों में आग भड़क उठी, कभी मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका हुआ, कभी बिजली घर में आग लग गई, और अब ईरान की सरजमीन पर ईरान के सबसे अहम जौहरी साइंसदान को कत्ल कर दिया गया। कातिलाना हमले में ईरान के जौहरी साइंसदान की हलाकत के बाद हालात बहुत कशीदा हो चुके हैं। ईरान बदला लेने का ऐलान कर चुका है। तुर्की ने भी उनके कत्ल को दहशतगर्दी करार दिया है। ईरान के ओहदेदार कह रहे हैं कि साइंसदान मोहसिन फखरीजादा को एक नई किस्म के पेचीदा ऑपरेशन में कत्ल किया गया। उनके कत्ल को ईरान के जौहरी प्रोग्राम के लिए धचका करार दिया जा रहा है। कत्ल के बाद तमाम उंगलियां इसराइल की तरफ उठ रही हैं और ईरान के सदर हसन रूहानी ने ऐलान किया है कि इस कत्ल का बदला मुनासिब वक्त पर लिया जाएगा। प्रोग्राम का वक्त यहां पर खत्म हुआ चाहता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।